student. As you know, now the time has come for the online teaching and online study. So we have given you so many videos before that, but now we are going to change it. Now we are going to change that. Now you will find out some cartoons, some stories related to your chapter and content. So first of all, before starting the chapter or in the middle of the chapter, you will find out so many stories, small stories that is related to your book's concept, maybe some videos also that can clear your points. So it's my humble request to all of you that you have to listen and see the video very carefully. जैसे आप देख सकते हैं कि you are having the real revision part of the history. That is the when, where and how. In this chapter, you will find out a video of Shakuntala. Shakuntala that will tell you the story how India became Bharat. भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, इसकी छोटी सी कहानी आपको दिखाई जाएगी। तो आपको बड़े ध्यान से उस कहानी को देखना है और उसके बाद उसको समझने की कोशिश करना है। थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं, कुछ वीडियोस होंगी, फिर हमारे कंटेंट्स होंगे, चैप्टर आपका पूरा कवर किया जाएगा रिवीजन में भी, जैसा कि आप देख रहे हैं, और साथ ही साथ थोड़ा सा आपको और ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ ले जाने की कोशिश की। आशा करता हूँ whatever we are trying to do here, that is only for your beneficial work that we are doing, and you will definitely enjoy it. दोस्तों, जब किसी बालक या बालिका का जन्म होता है तब हम उसका नामकरण करते हैं, परंतु क्या आप जानते हैं हमारी इस भूमि का यानी कि हमारे इस देश का नाम भारत कैसे पड़ा था? चलिए जानते हैं। इस कथन का वर्णन महाभारत ग्रंथ के आदि पर्व में मिलता है। दोस्तों, जब मेनका शकुंतला को लेकर अंतर्धान हो गई थी तब वे उसे ऋषि मारीच के आश्रम पर ले आई थी और उसे वहीं छोड़कर चली गई थी। तब वहीं पर ऋषि मारीच की देख रेख में उसने एक पुत्र को जन्म दिया था। वह अत्यंत सुंदर और बलिष्ठ था। ऋषि मारीच ने विधि पूर्वक उसके जात कर्म आदि संस्कार किए थे। वह 6 वर्ष की अवस्था में ही सिंह, बाघ, शूकर और हाथियों को आश्रम के वृक्षों से बांध देता था। कभी उन पर चढ़ता, कभी डांटता तथा कभी उनके साथ खेलता और दौड़ लगाता था। यहाँ तक कि वह बाघों के दांत तक गिन लिया करता था। आश्रम वासियों ने उसके द्वारा समस्त हिंसक जंतुओं का दमन होते देख उसका नाम सर्वदमन रख दिया था। परंतु सर्वदमन अपने एक और नाम भरत से भी जाना जाता था। दोस्तों, जब राजा दुष्यंत को देवराज इंद्र के दूत ने एक अज्ञात स्थान पर उतार दिया था तब उन्हें एक बालक के खेलने की आवाज सुनाई पड़ी थी। वह उसके निकट पहुंचे तो वह एक शेर के बच्चे के साथ खेल रहा था। राजा दुष्यंत उसे इस तरह हिंसक जानवर के साथ खेलते देख हैरत में पड़ गए थे। तभी वहां पर 2 स्त्रियां आई और सर्वदमन को आश्रम पर ले जाने की कोशिश करने लगी, जिससे कि सर्वदमन के हाथ में बंधा जंतर खुलकर भूमि पर गिर गया था। उस बालक की बहादुरी और सुंदरता को देखकर राजा दुष्यंत उस बालक के पास चले आए और उससे कहने लगे, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ, तुम इस शेर के बच्चे को छोड़ दो। इतना कहकर राजा ने भूमि पर पड़े उस जंतर को उठा लिया। यह देख दोनों स्त्रियां बुरी तरह घबरा गईं और राजा से कहने लगी कि आपको उसे नहीं छूना चाहिए। तब राजा ने पूछा, क्यों, इस जंतर को छूने से क्या होगा? तब उन स्त्रियों ने यह बताया कि यह जंतर भरत की बाह पर ऋषि मारीच ने बांधा है, जिससे इसको किसी प्रकार की हानि ना हो सके। इस जंतर को इसके माता पिता के सिवा और कोई स्पर्श नहीं कर सकता। तब राजा ने पूछा, अगर कोई दूसरा इसे स्पर्श करेगा तो? तब स्त्रियों ने कहा, यह सर्प में परिवर्तित होकर उन्हें डस लेगा। तब राजा ने हर्ष में भरकर भरत को गले से लगा लिया और उससे कहने लगे, मुझे अपनी माता के पास ले चलो। तब भरत उन्हें माता शकुंतला के पास ले गए। दोस्तों, आश्रम पहुंचकर राजा दुष्यंत ने शकुंतला से अपने किए हुए व्यवहार पर क्षमा मांगी और बताया कि वह अंगूठी मिलने के बाद ही उन्हें सब स्मरण हुआ। तब शकुंतला ने भरत से कहा, पुत्र, यही तुम्हारे महान पिता
राजा दुष्यंत हैं। तब राजा ने कहा, चलो राज्य वापस चलो। इस पर शकुंतला ने कहा, पहले हमें ऋषि मारीच की आज्ञा ले लेनी चाहिए। जब मेरी माता मेनका ने मुझे इस आश्रम पर छोड़ दिया था, तब पिता मारीच ने ही इतने वर्षों तक मेरी रक्षा की थी। तब वे दोनों ऋषि मारीच के पास आज्ञा लेने के लिए पहुंचे। शकुंतला ने कहा, पिताजी, मेरे पति मुझे अपने राज्य में वापस ले जाना चाहते हैं और इस पर आपकी आज्ञा चाहते हैं। तब ऋषि मारीच ने कहा, मैं सहर्ष आज्ञा देता हूं कि तुम शकुंतला और अपने पुत्र भरत को अपने साथ ले जा सकते हो, और साथ ही उनसे यह भी कहा कि अपनी प्रजा की खुशी के लिए कठिन परिश्रम भी करना पड़े तो पीछे मत हटना। तुम्हारा बालक इस भूमि का महान शासक बन के उभरेगा और आगे चलकर इसी के नाम पर इस भूमि का नाम भारत पड़ेगा। Good morning, student. Again, we are having here a new lesson. Now we are going for the revision part. As you know that we have completed our ED1 syllabus. So, the revision work is necessary. It may be possible that the circumstances is not very good for all of us, and so many students are joined late. So, it can be very helpful for them. So, I hope that you have to listen very carefully. When you will listen very carefully, then you are able to know what is the actual purpose of such kind of study. As you know that we are doing hard work, you are doing hard work, but the result is not good. So process is there that whatever we are giving you, whatever we are showing you, you have to focus on it. अगर आप उस पर ध्यान देंगे तभी आप क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो चलते हैं रिवीजन की तरफ। हमारा है 7th क्लास का एक हमारा हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन है, वेयर, व्हेन एंड हाउ, कब, कहाँ और कैसे। तो in the 6th class we got to get the information about that how the ancient, medieval and modern history divided. So in the 7th class we are having most of the history part from the medieval history, whatever the medieval history is there that we have to read here. So this is the lesson that introduces you about the medieval history. Fine. So सबसे पहले जब हम इस लेसन की तरफ जाते हैं, so there will be one content here that is the extent. आपकी बुक में सबसे पहले लिखा होगा extent. Extent का मतलब क्या होता है? What is the meaning of extent? Extent का मतलब होता है फैलाव, है ना? कितना ज्यादा फैला हुआ है, that is called the extent. ठीक है? Means history में extent का मतलब होगा time period, कहाँ से कहाँ तक। टाइम पीरियड को लेकर हमेशा हिस्ट्री में डाउटफुल रहता है कि कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो अलग अलग हिस्ट्री, अलग अलग कंट्रीज के हिस्ट्री के अनुसार देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द medieval history. So according to your book, we are finding here that book is explaining that the extent of medieval period in India, that is from 8th to 18th century. Fine, means 8th century से लेके 18th century तक का लगभग जो भी टाइम पीरियड है 10 सेंचुरी तक, ठीक है, 10 से 12 हो जाएंगे। तो 12th सेंचुरी तक का जो टाइम पीरियड है दैट इज टोटली कंसीडर्ड एज अ एक्सटेंट ऑफ medieval period in Indian history, ठीक है। तो जब ये टॉपिक खत्म होता है देन देयर हैव द सेकंड टॉपिक दैट इज द डिफरेंट नेम ऑफ भारत, यानी इंडिया का अलग अलग नाम है। देयर हैव बीन सो मेनी नेम्स, आपके कुछ नाम होंगे, आपको घर में कुछ और कहते होंगे, बाहर कुछ और कहते होंगे, स्कूल में कुछ और होगा, निकनेम आपको कुछ और होगा। तो अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड इफ यू विल फाइंड आउट इंडिया के बहुत सारे नाम, पर इन द हिस्ट्री कई जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के कौन से फेमस 4 नाम। तो 4 नाम है हमारे पास जो बुक में एक्सप्लेन है, दैट इज इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यभट्ट एंड भारत, ठीक है। अब ये नाम क्यों पड़े? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट वन कंट्री एंड दे हैव द डिफरेंट नेम्स, दैट इज इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यभट्ट एंड भारत। So little bit explanation has given in the book, but I will tell you something new. Fine.
देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की। योर थॉट्स कैन बी नॉट मिसमैच और मैच विद मी। तो ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ वही सही है जो आपने कभी पढ़ा है कहीं सुना, वो सही नहीं है, वो भी सही हो सकता है। कुछ डेटा है उसके बिहाफ में जो मैंने यहाँ पे नोट्स बनाया है अकॉर्डिंग टू दैट आई एम टेकिंग। ठीक है, इंडिया, इंडिया ब्रिटिशर्स ने नहीं दिया, यूरोपियन कंट्रीज ने नहीं दिया। जैसा आपको पता है इन स्टार्टिंग, ठीक है, पुर्तगाली, फ्रेंच, Italian people, then Britishers. So outside of the country, people they started to come here for the business purpose. So they had just given a name to India. So India is now Britishers and the European जो लोग थे, they have given the name. Fine. फिर बात करते हैं कंट्री भारत की। भारत का नाम कैसे पड़ा? कालिदास ने एक महान रचना that is the शकुंतला, ठीक है, उसके अंदर कहानी है किसकी? कहानी है राजा दुष्यंत की और शकुंतला की। कभी आप चेक कीजिएगा तो कभी आपको बताएंगे। शकुंतला और दुष्यंत के जो बेटे थे भरत, उन्हीं के नाम पे आगे चल के हमारे देश का नाम पड़ा भारत। और भरत की भी कहानी बहुत अच्छी है। बचपन में शेर के दांत लिया करते थे, इतने बहादुर थे शकुंतला और दुष्यंत के बेटे थे। तो शायद कुछ स्टेज में कहना है कि इन भरत के नाम पे आगे चल के हमारे देश का नाम पड़ गया भारत। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज हिंदुस्तान। हिंदुस्तान वर्ड दैट इज अ पर्शियन टर्म, पर्शियन टर्म, पर्शियन लैंग्वेज शब्द है, जिसका मतलब होता है हिंदू। हिंदू, यहाँ पे हिंदू लोग रहते थे, दैट वाज कंसीडर्ड एज हिंदुस्तान। और पीछे चलते हैं, हिंदू इज लिंक्ड विद सिंधु। सिंधु इज द रिवर एज यू नो, ठीक है। सिंधु इज द इंडस रिवर इन संस्कृत। इंडस रिवर को संस्कृत में सिंधु कहते हैं। तो इस सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोग दैट इज स्टार्टेड टू कॉल हिंदू। एंड सो नेक्स्ट इज हियर दैट इज आर्य। आर्यभट्ट is a very old name of India. In the starting of history, when Aryans started to live in India, so its country, it was a country where Aryan people used to live. That's why it started to Aryan. Mahabharata, Ramayana. In such kind of the epic, you will easily find out the names of such kind of the people. Fine. फिर आगे बढ़ते हैं तो मेजर डेवलपमेंट का टॉपिक आता है कि भैया मेडिएवल पीरियड के अंदर क्या क्या मेजर डेवलपमेंट्स हो। तो जो मेजर डेवलपमेंट हुए वी हैव डन इन द मेडिएवल पीरियड दैट इज आर्यन मेड देयर होम। आर्यन लोग जो थे, अभी आर्यन लोग कौन है? आर्यन लोग कहा जाता है कि इस दुनिया के, इस संसार के, इस वर्ल्ड के सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या क्या सिविलाइज्ड कल्चर को अपनाया। और वही प्योर इंडियंस या फिर आर्यन पीपल थे जो कि कहा जाता है ये इस धरती के निवासी। उसके बाद उन्हीं से सारा का सारा सृष्टि की रचना, ठीक है। उन्होंने अपना होम बनाया इंडिया। उसके बाद ट्रक्स आए, जो टर्किश पीपल थे वो आए। फिर दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है, मुगल्स आते हैं, और इन सब की वजह से हमारे देश के अंदर एक नया कल्चर होता है। तो एक टाइम पीरियड में चेंज होती जा रही है, डेंसिटी चेंज होती जा रही है, पिक्स चेंज हो जा रहे हैं, ट्रेडिशन और कल्चर बदल रहा है। तो we are able to find so many different types of the situation in India. That's why there have been lots of different types of the things in everything. Next we party struggle आता है with the starting of the kingdom where Palas, Rashtrakutas and Pratihara they used to fight for the control over the Kannauj, that is the Gangetic Plain. यानी त्रिपाठी स्ट्रगल होता है जहाँ पे छोटे छोटे राज्य आपस में क्या करते हैं, लड़ते हैं, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के बारे में मैंने आपको बता दिया। फिर क्या होता है, नए शहर बसते हैं, न्यू टाउन सेटअप होते हैं, चाहे मिलिट्री टाउन हो, कमर्शियल टाउन हो, ठीक है। जो गांव थे वो शहर में कन्वर्ट हो गए, जो शहर थे वो बड़े शहर में कन्वर्ट हो गए। तो ऐसा पूरा का पूरा ये सेंटर्स बनता है। वो पूरा एक मिडिएवल पीरियड का टाइम पीरियड है, दैट इज फॉर द डेवलपमेंट पीरियड। ये जो शुरुआत होती है एवरीथिंग चेंज होगा, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट्स को आप देख पड़ेंगे कहाँ पे,
क्या क्या चेंजेस आए. So you can find out in the books. Next is sources. If we want to know about the history of the medieval period, so how will we get? It's up to us. Then, as you know, that there are the two types of the sources: literary sources and the archaeological sources. Literary sources is related to written work, and archaeological sources are related to the building or anything things like this. ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं लिटरेरी सोर्सेज की. इसमें क्रॉनिकल्स होंगे, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी होगा, फॉरेन अकाउंट्स. बायोग्राफी जब कुछ लिखी जाती है या फिर किसी कुछ टाइम पीरियड में लिखा तो वो कार्ड में अवेलेबल हो, देन यू कैन go and read and you can get the information about all the things. Next is the foreign account. The people from the foreign country, बाहर के लोग घूमने के लिए आए, on that time period they are building something. That is called the foreign account. अगर वहाँ पे आए और उसने देखा, लेकिन अपने देश में जाए तो उन्होंने उसको नोट डाउन कर दिया. ठीक है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में मॉन्यूमेंट यू कैन फाइंड आउट बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, आप ताजमहल, लाल किला, इंडिया गेट, पता नहीं क्या है, तो उनको देखकर हमें पता लगता है. कॉइंस, आज भी कई जगह पे पुराने कॉइंस निकलते हैं, सिक्के निकलते हैं, या फिर पुराने सिक्के अवेलेबल हैं, तो उसको देख के हम पता लगा सकते हैं कि हाँ उस समय ऐसा होता था. इंस्क्रिप्शन, ठीक है, कई जगह तो पत्थरों पर कुछ लिखा होता है, अशोक ने बहुत सारे लिखवा है, महात्मा बुद्ध के लिखे हुए हैं, तो अगर आज भी आपको कहीं पाते हैं ना, इधर पार्ट होते हैं, आज भी उसको सुरक्षित रखा रहता है. स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग, कोई पेंटिंग है, कोई गुफा है, किसी चीज का कोई टुकड़ा है, सो ये सारी चीजें अगर अवेलेबल होती है तो उसके थ्रू उस टाइम पीरियड को जानने की कोशिश करते हैं. तो इस वाले टॉपिक में हमने पढ़े सोर्सेज के बारे में, लिटरेरी सोर्सेज कौन से हैं और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कौन से. तो थ्रू दैट ऑल द डिटेल्स यू विल एबल टू नो अबाउट द डिटेल ऑफ medieval period. तो इस चैप्टर में ज्यादा फोकस इसी बात में, 4 टॉपिक है, बहुत इजी है. पहले में आपको बताया गया कि medieval period का एक्सटेंड कहां से कहां तक है. सेकंड में आपको बताया गया कि हिंदुस्तान, भारत, इंडिया में डिफरेंट नेम्स क्यों पड़े. ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. देन मेजर डेवलपमेंट, उस टाइम पीरियड में मेजर डेवलपमेंट क्या क्या हुआ, उसके बारे में बताया गया. फिर सोर्सेज क्या है, लिटरेरी सोर्स क्या है और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या है, और उसके बाद हम क्या क्या पता कर सकते हैं. ठीक है, when you will read the chapter, if you are having any type of the doubts, please ask and you can inform us, that we will try to give you the appropriate solution.